नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर इन व्यापम एंड MPPSC कैटेगरी, और मैं उसमें पढ़ाता हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अब आज से जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये पेपर 1 जो मैथमेटिक्स ऑप्शन का जो पेपर 1 का सिलेबस है, उसमें यूनिट 1 यानी लीनियर अलजेब्रा पे हम लोग आज से ये सीरीज़ शुरू करेंगे, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स की। और इसमें सबसे पहले वेक्टर स्पेस लेंगे। ओके, क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ एक 2-3 लाइनें इस टैग लाइन पर, वाई शुड यू चूज मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज में। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि सिर्फ यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको 400 प्लस की लगभग एक गारंटी देता है, यदि आप इसके लिए थोड़े से कमिटेड हैं, आपने एक पैशन है मैथमेटिक्स के लिए। और पिछले 5-6 सालों में, जैसा मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पिछले 5-6 सालों में जिन बच्चों ने जो बच्चे सीधे IAS बने हैं, मतलब सिविल सर्विसेज को फाइनली क्वालिफाई करके, ऑब्वियसली उनके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, मैथमेटिक्स उनका ऑप्शन रहा है। तो चलिए इस टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस टैगलाइन के आंसर आपको मेरे कोर्स में मिलेंगे, तो हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये आपका सिलेबस है यूनिट 1 का, लीनियर अलजेब्रा का, सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के लिए। वेक्टर स्पेस ओवर यूक्लिडियन स्पेस R and C, linear dependence and independence, subspaces, bases, dimensions, linear transformation, rank and nullity, matrix of a linear transformation। आज की क्लास में वेक्टर स्पेस से शुरू करूंगा, वेक्टर स्पेस ओवर R, और थोड़ा सा मैं आपको आज बेसिस भी बताऊंगा। हालांकि बेसिस वाला जो मेन कंसेप्ट वो बाद में आएगा, लेकिन मैं आज आपको बेसिस से आपको मैं ज़रूर आपका परिचय कराऊंगा, ताकि आपको आगे बेसिस समझने में बिल्कुल कोई कठिनाई ना आए। ओके, अब चलते हैं अपने कोर्स पर। अब अगर हम बात करें, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं R2 स्पेस लिखता हूँ तो मैं एक ऐसे स्पेस की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहे, एक स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसी स्पेस की बात करता हूँ जिसमें मेरे पास 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो R2 स्पेस जब मैं लिखता हूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ ए 2 डायमेंशनल स्पेस। आप सब ने इसको अपनी शुरुआती क्लासेस में पढ़ा है। और इस 2 डायमेंशनल स्पेस को हम जो डिफाइन करते हैं 2 कोऑर्डिनेट से करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ से चीज़ों को हम जनरलाइज करना शुरू करेंगे ताकि आपको वेक्टर स्पेस बहुत आसानी से समझ में आ सके। आसानी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। तो अब इसमें ये आप जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा भी आपने पढ़ा हुआ है, कि अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर खींचने हैं तो आपके पास यूनिट वेक्टर्स I और J होते हैं। वेरी सिंपल। जहाँ पर I बराबर 1 0 यानी कि x बराबर 1, y बराबर 0 और j बराबर 0 1 होता है। पॉइंट इज वेरी क्लियर। यानी कि ये अगर x है, ये अगर y है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट डिस्टेंस का ये I वेक्टर है, और ये वाला जो वेक्टर है ये ऑब्वियसली j यूनिट वेक्टर, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के लिए जो स्पेस को बिलोंग करता है, इस स्पेस को बिलोंग करता है, किसी भी वेक्टर u के लिए, मैं इसमें ये एरो नहीं लगा पाया हूँ, हमारे पास u बराबर हर हालत में xi प्लस yj होता है। ये अपनी आपने 11th एंड 12th क्लास की क्लासेस में, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है, x और y एक्सिस, और ये पॉइंट 2 3 है। तो अगर मैं यहाँ से मैं एक वेक्टर खींचता हूँ तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर 2i प्लस 3j कहलाएगा। वेरी क्लियर। इसी तरह से अगर मैं इस वेक्टर को लेता हूँ तो ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस 3i प्लस j कहलाएगा। ओके, और ओके, सो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी सारी। और ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले कि 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर मुझे किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना है तो मेरे पास हर हालत में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए u इक्वल टू xi प्लस yj है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर x और y जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पर कि ये पोजीशन वेक्टर खींचा गया। ओके, अभी जो हमने 2 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ा या R2 स्पेस में पढ़ा, उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं R3 स्पेस में या 3 डायमेंशनल स्पेस में। और हम सब जानते हैं कि जो 3D स्पेस है वो डिफाइन होता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। और हमने जब हम इसको अब स्पेस में किसी वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हर हालत में होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। और जो यूनिट वेक्टर्स होंगे हमारे 3D स्पेस में वो होंगे I, J, K। ये सब आपने अपने 11th एंड 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो जो वेक्टर I यूनिट वेक्टर होगा ये होगा 1 0 0, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये x एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होगा
आई, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होगा जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होगा के। और इसलिए बिल्कुल 2D में जिस तरह से हमने समझा था, किसी भी वेक्टर को अगर वो वेक्टर R3 स्पेस का है या 3D स्पेस का है, उसको हम हर हालत में xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में लिख सकेंगे। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा शब्द आपके सामने ला रहा हूँ जिसके आगे बहुत रेफरेंसेस आएंगे, और वो है, मैं यहाँ एक शब्द ला रहा हूँ बेसिस। मैंने आपको इस लेसन के शुरुआत में ही कहा था कि मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसको मैं अब बेसिस नाम से पुकारूंगा। तो पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो बेसिस मेरे लिए क्या हुआ कि मेरे पास अगर n डायमेंशनल स्पेस है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली मेरे पास उसमें n कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और मेरे पास उसमें n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी इस तरह से, जिसको मैं भी आगे और आपको समझाने जा रहा हूं, इस तरह से मेरे पास एक ये हो गया, दूसरा यूनिट वेक्टर ये हो गया, तीसरा यूनिट वेक्टर ये हो गया, और इस तरह से मेरे पास nth हो गया। ओके, तो मेरे पास ये n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं Rn की बात कर रहा हूं, nth डायमेंशनल स्पेस की बात मैं कर रहा हूं, n डायमेंशनल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें मेरे पास n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स होंगे। जैसे 3D में मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स थे, 2D में मेरे पास 2 यूनिट वेक्टर थे, तो n डायमेंशनल स्पेस में मेरे पास n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स होंगे, जिनको अब मैं आगे से इस क्लास में बेसिस शब्द बोलूंगा। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 बेसिस, दोनों में 2 कंपोनेंट, 1 0 0 1। 3 डायमेंशनल स्पेस में मेरे पास 3 बेसिस, तीनों में 3 कोऑर्डिनेट्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इस तरह से n में हमारे पास प्रत्येक बेसिस में n कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब इसी पर फिर से लौटते हैं। तो अगर मेरे पास एक u वेक्टर है R3 स्पेस में, तो ऑब्वियसली u बराबर दिस, वेरी क्लियर। अब अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं u एंड v इसी स्पेस में, तो मेरे पास हमेशा u और v का जो टोटल आएगा, यानी कि एक वेक्टर मेरे पास ये u है और दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास v है 3D स्पेस में, तो जो इसका जो सम होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा। ठीक है ना? ओके, ये जो है इसका सम होगा। लेकिन ये जो वेक्टर बनेगा हर हालत में 3D स्पेस में ही या R3 स्पेस को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि इस स्पेस में भी अगर मैं 2 वेक्टर्स लेता हूं, तो उनका सम फिर से इसी स्पेस को बिलोंग करता है, जो हमने 2D में पढ़ा। ओके, वेरी क्लियर। और इसी तरह से अगर मेरे पास इसमें फिर से कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये u वेक्टर है, ये वाला, और मैं इसमें किसी रियल नंबर फॉर एग्जांपल c से गुणा करता हूं, तो मेरे पास हमेशा, अगर मैं c एक रियल नंबर है, c से गुणा करता हूं, तो cu, यानी कि अगर मैं इसको 5 से गुणा कर रहा हूं, तो इस वेक्टर का जो 5 टाइम्स जो वेक्टर बनेगा वो हर हालत में वो इसी स्पेस को बिलोंग करेगा। पॉइंट इज वेरी क्लियर, आई मीन एवरीथिंग इज क्लियर। 2D स्पेस में भी और 3D स्पेस में मैंने जो जिन 2 बातों पर फोकस किया है और जिन 2 बातों को आपको समझाया है कि किसी स्पेस से संबद्ध 2 वेक्टर का सम उसी स्पेस को बिलोंग करता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी स्पेस के वेक्टर को अगर हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वेक्टर्स का, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो उसी स्पेस को बिलोंग करेगा, उसी स्पेस से संबद्ध होगा जिस स्पेस से हमने वेक्टर उठाया है। ओके, सो लेट्स गो अहेड, वेरी सिंपल, यहां तक वेरी क्लियर। ओके, अब इस एनालॉजी को मैं nth डायमेंशनल या Rn स्पेस पर मैं इसको लागू करूंगा, और इस समय उससे आपको बिल्कुल वेक्टर स्पेस में क्लैरिटी आएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कर लें वेक्टर स्पेस के बारे में, तो आपको इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी कि सबसे इम्पोर्टेंट मार्वलस एस्पेक्ट है लीनियर अलजेब्रा का, वो ये है कि आप इसको n डायमेंशंस के लिए एक्सटेंड कर दें। जो मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में समझा रहा था, वो इतना सिंपल और स्ट्रेट है, क्योंकि आपने 2 डायमेंशनल समझ लिया, आपने 3D समझ लिया, अब उसको आप किसी भी डायमेंशन के स्पेस में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले 2D और 3D के कुछ एग्जाम्पल्स लेके, उसकी बेसिक कंसेप्ट लेके
वेक्टर स्पेस का 2D और 3D में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आपको आगे पूरे वेक्टर स्पेस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नंबर 1। दूसरा, अब ये बड़ी सिंपल सी बात, ये इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर मैं 10 डायमेंशन का स्पेस लूँ, 20 डायमेंशन का स्पेस लूँ, कितने डायमेंशन का स्पेस लूँ, मुझे मालूम है जितनी डायमेंशन का स्पेस लूंगा मुझे उतने ही कंपोनेंट चाहिए होंगे। वेरी सिंपल। यानी 2 डायमेंशन के लिए मेरे को 2 कंपोनेंट चाहिए थे एक्स और वाई, 3 के लिए मुझे 3 कंपोनेंट चाहिए थे एक्स वाई जेड, एन के लिए मुझे एन कंपोनेंट चाहिए। वेरी सिंपल। और दूसरी से बहुत बढ़िया चीज ये है कि हम 2D स्पेस में अगर हम कुछ खींचते हैं तो उसको तो हम पेपर पे ले लेते हैं, हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं पेपर पे, है ना, सर्किल खींच लेते हैं, ट्राइंगल खींच लेते हैं। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो 3D को भी हम खींच जरूर लेते हैं, बट बेसिकली हम विजुलाइज कर सकते हैं 3D को, है ना। 3D स्पेस की चीजों को हम निश्चित रूप से और बहुत सरलता से, सहजता से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो ज्योमेट्री है। लेकिन इसके बाद के जो स्पेसेस हैं, स्पेस मतलब फोर्थ डायमेंशन, 5 डायमेंशन, सो ऑन, उसको तो हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते ज्योमेट्रिकली, लेकिन हर हालत में हमारे पास उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस हमेशा बहुत ही सरल तरीके से उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि हमको एक बेसिक चीज समझ में आ गई है, बेसिक चीज कि जितनी डायमेंशन का स्पेस है उसके उतने ही कंपोनेंट्स हैं। ओके, वेरी सिंपल। अब ये एक आखिरी लाइन है जो आपको इस वेक्टर स्पेस में बार बार काम आएगी, कि अब सारे वेक्टर स्पेस के लिए हम पूरी श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि 2 ऑपरेशंस आर ऑलवेज पॉसिबल। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूँ, मैंने 2 ऑपरेशन की बात 2D और 3D में बार बार की है, और वो 2 ऑपरेशन ये हैं कि किसी भी स्पेस में 2 वेक्टर्स अगर हैं u और v, तो u और v का जो सम है वो हर हालत में उस वेक्टर स्पेस को, फॉर एग्जांपल s चाहे कितनी भी डायमेंशन का हो, उसको बिलोंग करेगा। और दूसरा, मैंने आपसे ये बोला है कि कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास u है इस स्पेस से और मैं उसमें एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो cu वेक्टर बनेगा ये भी उसी स्पेस को बिलोंग करेगा। इन 2 चीज़ों की हमको पूरे वेक्टर स्पेस में ज़रूरत रहेगी। ओके, तो चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब अगली स्लाइड थोड़ी सी जो पहले पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, कि अब हमारे पास Rn स्पेस है, मतलब n डायमेंशनल स्पेस है, और ऑब्वियसली ये n कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगा। अब n कोऑर्डिनेट्स को मैं x y z करके तो लिख नहीं सकता, वेरी सिंपल। तो मैं उसको a1 a2 a3 अप टू an लिख रहा हूँ। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं जरूर बोल सकता हूँ कि अगर मैं 3D की बात करता तो मेरे लिए a1 बराबर x होता, a2 बराबर y होता और a3 बराबर z होता, अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर n डायमेंशन है और मेरे पास अल्फाबेट्स 26 ही हैं, लिमिटेड हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा a1 a2 a3 an सो ऑन, है ना, वेरी सिंपल। तो मेरे पास n नंबर ऑफ एक्सेस हैं और n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब ये जो यूनिट वेक्टर है जिसको मैंने अब आपको बेसिस डिक्लेयर कर दिया है, मैं यूनिट वेक्टर को अब मैं बोलूंगा बेसिस। ये मेरे लिए आपको ध्यान होगा कि 2D जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर i था और j था, तो i को मैं e1 लिखूंगा और j को मैं e2 लिखूंगा। लेकिन जब मैं 3D स्पेस में आया तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर और बढ़ गया जिसको मैंने k लिखा, इसको मैं यहाँ पर e3 लिखूंगा। वेरी क्लियर। तो ये मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं इस स्पेस में, जिसको मैं अब आगे बेसिस के नाम से पुकारने वाला हूँ। इसीलिए n डायमेंशनल स्पेस में मेरे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो n होंगे, e1 से लेके en तक। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और ऑब्वियसली e1 शैल बी इक्वल टू दिस, ये हम बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, है ना। e2 शैल बी इक्वल टू दिस, सॉरी रिपीट, सॉरी ये en है, ओके, एंड en शैल बी इक्वल टू दिस, ये हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। और जिस तरह से 2D स्पेस में हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिख रहे थे, सॉरी इस तरह से, 3D स्पेस में हम इस तरह से लिख रहे थे, n डायमेंशनल स्पेस में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, फिर अगला कोऑर्डिनेट, अगला यूनिट वेक्टर, कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब आपको n डायमेंशनल स्पेस में किसी भी वेक्टर को लिखना आ गया। तो ये n डायमेंशनल स्पेस का एक वेक्टर है जिसको हमने इस तरह से लिखा है, जहां पर उस वेक्टर के, जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं, जो पोजीशन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑब्वियसली a1 a2 से लेके an है, और उस स्पेस के जो जो कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो हैं हमारे, सॉरी जो बेसिस हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो e1 e2 e3 एंड en है। तो इसलिए हमारे पास ये वेक्टर है, सिंपल। तो यहाँ पर भी हम हमेशा बोल सकते हैं दो वेक्टर्स के लिए इसी स्पेस से, चाहे किसी भी डायमेंशन का है, n बराबर कुछ भी हो सकता है, u एंड v अगर दो वेक्टर हैं तो u प्लस v हमेशा उसी सेट को बिलोंग करेगा। इसी तरह से अगर c मेरे पास एक
यहाँ लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली इफ सी इज ए रियल नंबर, सी इज ए रियल नंबर, तो यू अगर वेक्टर है एस स्पेस में तो सी यू उसी को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? ओके ओके, तो अब कुछ चीज़ों पर बहुत क्लैरिटी हो गई है और उस क्लैरिटी को अब मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहली क्लैरिटी तो हमको ये हो गई है, इसको मैं क्लैरिटी नंबर 0 बोलूँगा। सबसे पहली क्लैरिटी तो हमारे सामने ये हो गई है कि किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर दो वेक्टर हैं u और v, तो उनका जो सम है वो उसी स्पेस को बिलोंग करेगा। ठीक है, एक क्लैरिटी तो इस पर हो गई। पॉइंट इज क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, उस सेट की, उस स्पेस की क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी क्लैरिटी हमको ये हो गई कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उसके सम को हम चाहे u प्लस वी लिखें किसी वेक्टर स्पेस में, या हम v प्लस यू लिखें, मोर और लेस द सेम थिंग। ओके, इस प्रॉपर्टी को जिसमें u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू, वेयर u बिलोंग्स टू s एंड v बिलोंग्स टू s, s इस स्पेस है कितने भी डायमेंशन का हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। ओके, दूसरी क्लैरिटी हमको ये भी हो गई कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं तो मैं उसको इस प्रकार अगर सम करता हूं तो ये सम हर हालत में u प्लस वी प्लस डब्ल्यू होगा। मीन्स हम पहले इसको सम करके इसका रिजल्ट डब्ल्यू है, इसका सम करके इसको इसमें जोड़ें या इन दोनों का सम करके इसमें जोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, आप सब जानते हैं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ओके, वेरी क्लियर। तीसरी क्लैरिटी हमको ये हो गई कि हर स्पेस में किसी भी डायमेंशन का हमारे पास एक नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, और वो इस तरह का वेक्टर है कि जब उसको किसी भी वेक्टर में जोड़ा जाता है उस स्पेस के, तो रिजल्ट हमेशा ये मिलता है। ये वाला रिजल्ट तो हमको यहाँ से मिल रहा है, ये वाला रिजल्ट, बट इट इज इक्वल टू यू। यानी कि हमारे पास एक नल वेक्टर हर स्पेस में रहता है जिसको किसी वेक्टर में जोड़ने पर उस वेक्टर पर डायमेंशन या उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी क्लियर। अभी मैं डायमेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ एक 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 1-to-1 रिलेशन बनाने के लिए, कि ताकि आपको वेक्टर स्पेस थोड़ा समझ में आए। बाद में हम डायमेंशन का इसमें कोई रोल नहीं, हम डायमेंशन भी खत्म कर देंगे। ठीक है ना? हमारा जो सारा वेक्टर स्पेस जिस चीज पर बेस होगा ऑब्वियसली वो डायमेंशन होगा, मतलब डायरेक्शन डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। ओके, तो इस जगह हमारे पास हर हालत में एक नल वेक्टर ऐसा है जिसको अगर हम किसी वेक्टर में जोड़ते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वेरी सिंपल। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एक्सिस। तो मेरे लिए ये जो नल वेक्टर है ये मेरे लिए आइडेंटिटी है। किस ऑपरेशन में? एडिशन में। ठीक। और जो चौथा और जो मैं फाइनल बात करूंगा कि हर वेक्टर के लिए किसी भी स्पेस में हर वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर हर हालत में एग्जिस्ट करेगा जिससे इनका सम हमको नल वेक्टर के रूप में मिले। वेरी क्लियर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सब में ये सारी बातें लागू होती हैं, और इसको हम बोलेंगे इनवर्स एक्सिस्ट। यानी कि ये जो u का जो ये वाला जो वेक्टर मुझे मिला है, इस तरह का वेक्टर है कि दोनों का सम मुझको नल वेक्टर दे रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इनवर्स है। ठीक, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल, इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल कि मेरे पास अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैंने 2D स्पेस का सहारा लिया आपको समझाने के लिए, तो हर हालत में मेरे को एक माइनस यू भी मिलेगा। सो अगर ये u है तो ये माइनस यू। वेरी सिंपल। आने वाले अभी 2-3 स्लाइड बाद आप देखेंगे कि हम जो वेक्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वेक्टर शब्द का इस्तेमाल मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर स्पेस का कुछ इंट्रोडक्शन देने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जो वेक्टर हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, ऐसा सच उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि मैं भी आपको ये दिखाऊंगा कि मैट्रिसेस का कोई भी सेट हो, m गुणा n मैट्रिसेस का कोई भी सेट हो, m गुणा n मैट्रिसेस का कोई भी सेट हो, वो इन सबको, ये जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे हैं उनको क्वालिफाई करता है।
तो इसलिए अगर मैं वेक्टर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वेक्टर का आप वो मीनिंग, अभी तो हम ले रहे हैं वो मीनिंग जो हमको वेक्टर अलजेब्रा में सिखाया गया है, लेकिन हम धीरे धीरे उसको खत्म कर देंगे। ओके, पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया मैं आपको ग्रुप्स का दे रहा हूँ, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस एक ग्रुप होता है और ग्रुप जो है वो आपके पेपर 2 के कोर्स में भी है। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रुप्स का एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ और फिर ग्रुप से हम सीधे जंप करेंगे वेक्टर स्पेस पर। ओके, तो ग्रुप्स अगर आप समझ लेंगे बिल्कुल उसी एनालॉजी पर है जो अभी हमने 2D 3D और n डायमेंशनल स्पेस में देखा है। ओके, तो कोई भी सेट ग्रुप कहलाता है अंडर एल्जेब्रिक ऑपरेशन एडिशन। एडिशन को हम यहाँ पर प्लस लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है। हम जब ग्रुप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ इसमें ऑपरेशंस दिखाऊंगा जो ऑब्वियसली एडिशन नहीं है, लेकिन आपको अभी यहाँ एडिशन को एडिशन ही समझना है। ठीक है ना, वेरी क्लियर। तो ये जो सेट है एस, ये ग्रुप कहलाएगा अंडर एडिशन यदि ये वाले रूल को अप्लाई करें। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर समझाई कि अगर हमारे पास इस ग्रुप में, इस सेट में जिसको हम ग्रुप बोलना चाह रहे हैं, इसमें दो मेंबर हैं u और v। अब मैं इसको वेक्टर भी नहीं बोल रहा हूँ, ये दो मेंबर हैं u और v, तो u प्लस v शेल बिलोंग टू द सेम सेट। ओके, कम्यूटेटिविटी यदि u इसमें एक u और v अगर मेंबर हैं s के, तो u प्लस v इक्वल टू v प्लस u। वेरी क्लियर। एसोसिएटिविटी यदि U और V इसके मेंबर हैं और W भी मेंबर है S ग्रुप का, S सेट का, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स U प्लस V प्लस W ब्रैकेट प्लेस्ड हियर इक्वल टू U प्लस V प्लस W ब्रैकेट प्लेस्ड हियर। ओके, इसी तरह से आइडेंटिटी, ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर समझाई कि हर हालत में एक यूनिक मेंबर जीरो एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, और वो इस तरह से होगा कि किसी भी मेंबर u के लिए u प्लस जीरो शेल बी इक्वल टू जीरो प्लस यू शेल बी इक्वल टू यू, और ये जो मेंबर जीरो होगा इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ओके, और फाइनली इनवर्स कि हर u के लिए, s के हर मेंबर के लिए एक माइनस u एग्जिस्ट करेगा उसी ग्रुप में, और वो इस तरह से होगा कि u प्लस माइनस यू शेल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो। और ये जो माइनस यू है ये गिवन मेंबर यानी कि u का इनवर्स कहलाएगा। तो कोई भी सेट अगर इन 4 प्लस 1 5 एग्जाम्स को पूरा करता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, ओके, वेरी क्लियर। चलिए, ये ग्रुप मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, जो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हर वेक्टर स्पेस जो है वो एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप का आपको एक आइडिया लग गया। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि जितनी भी मैट्रिसेस हैं ऑर्डर m गुणा n, वो सब ग्रुप से अंडर एडिशन। वेरी सिंपल कि अगर मेरे पास ये m गुणा n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स भी मेरे पास m गुणा n ऑर्डर की है, तो ऑब्वियसली जो a प्लस b मैट्रिक्स होगी वो भी हर हालत में m गुणा n ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद हम ये भी जान रहे हैं कि अगर ये m प्लस किसी भी सेट से अगर मैं इसको उठा रहा हूँ जो m प्लस m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिसेस का सेट है, तो चूंकि रिजल्टेंट भी m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिसेस का मैट्रिसेस जो परिणाम आया है, ऑब्वियसली ये इसी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी, ओके, इस प्रॉपर्टी की तो बात हो गई है, इस प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली a प्लस बी शेल बी इक्वल टू b प्लस ए मैट्रिसेस में, ये हम सब जानते हैं कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हो तो उनको जो जोड़ने का ऑर्डर है वो इमेटीरियल होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली तीन मैट्रिसेस के लिए, जहाँ पर a मैट्रिक्स m प्लस एन ऑर्डर, b मैट्रिक्स m प्लस एन ऑर्डर, और एक c मैट्रिक्स जो है वो भी m इंटू एन ऑर्डर, तो हर हालत में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, हर हालत में हमारे पास इस सेट में एक नल मैट्रिक्स जरूर होगी m गुणा n ऑर्डर की। ओके, हर हालत में होगी, तो इसलिए नल मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है, और वो मैट्रिक्स इस तरह से होगी कि a प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस a इक्वल टू a। इसी तरह से हर मैट्रिक्स की m गुणा n ऑर्डर की, हर मैट्रिक्स का एक हमको इनवर्स भी मिलेगा, यानी कि अगर मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है m गुणा n ऑर्डर की, तो मुझे हर हालत में माइनस a एक मैट्रिक्स मिलेगी m गुणा n ऑर्डर की, और वो इस तरह से होगी कि a प्लस
माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस भी ग्रुप्स होता है। ओके, तो आज की क्लास में हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। हमको वेक्टर स्पेस का और एन डायमेंशनल स्पेस का कुछ एक बेसिक आइडिया लगा है और हमको ग्रुप में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है। ओके, तो आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ एक्सेप्ट वन, जो जिसपे बात अभी हम लोगों ने की थी, ये वाली जो बात की थी कि ऑल मैट्रिसेस आर ग्रुप्स, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करेंगे और अब कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस ग्रुप्स को हम आगे वेक्टर स्पेस में कैसे एक्सटेंड करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको वेक्टर स्पेस की क्लैरिटी जिसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रहा होगा तो वो दूर हो गया है। चलिए, कल की क्लास